नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विपुल कुमार। मैं अभी दिल्ली के उत्तम नगर इलाके में हूँ। यहाँ पर होली के दिन वाटर बैलून फेंकने को लेकर दो घरों के बीच में विवाद होता है। उसके अगले दिन एक 26 वर्षीय युवक की हत्या हो जाती है। खबर है कि उसके बाद आगजनी और तोड़फोड़ की भी घटना हुई है। अभी इस इलाके में बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात है, दुकानें बंद हैं और एक तनाव और डर का माहौल है। 6-7 साल के बच्चे थे वो, तो उसके हाथ में गुब्बारा था तो उसके हाथ से छूट गया। अब राम जाने क्या हुआ, लेकिन वो गुब्बारा नीचे गिर गया जी। और वो जैसे गुब्बारा नीचे गिरा था वो फटा, तो वो लेडीज़ जा रही थी, वो मुसलमान थे, तो उस लेडीज़ के पैरों के ऊपर थोड़ा सा पानी था, उसके अंदर वो पानी गिर गया। तो पानी गिरने के बाद में उन्होंने हल्ला मचा के बहुत बड़ा बवाल खड़ा कर दिया जी। और वो हमने उससे माफ़ी भी मांगी, कोई बात नहीं बहन जी, कि बच्चे को डांटेंगे, गलती हो गई है बच्चे से तो हम डांट देंगे और आप बैठ जाओ शांत हो गए। लेकिन वो बैठे नहीं जी। काफ़ी लोग उसके परिवार के इकट्ठे हो गए। फिर वो काफ़ी 50-60 बंदे थे, सारे इकट्ठे हो गए जी। तो वो उन लोगों ने हमारे ऊपर मारना पीटना हमें स्टार्ट कर दिया जी। उसके बाद में हम अंदर घर के अंदर चले गए तो बाहर से उन लोगों ने कुंडी लगा ली, फिर अंदर से हमने लगा ली थी जी, मार पिटाई होने के बाद। उसके बाद में वो बच्चा मेरा बाहर गया हुआ था, उसका नाम तरुण कुमार था, 26 साल उसकी एज थी जी। और 6 फुट का बच्चा था वो जैसे ही इधर आके खड़ा हुआ, वो इधर ही कहीं बैठे हुए थे, हमें तो पता नहीं था। और वो लड़ाई भी शांत हो गई थी और वो यहीं बैठे हुए थे। उसके बाद में वो जैसे ही गाड़ी से बुलेट से उतर के आया तो उस बच्चे के ऊपर उन्होंने लट्ठे डंडों से और जो लोहे के पाइप होते हैं उससे वार किया जी। उसके सर में मारा उन लोगों ने। उसके बाद में कि हमारे एक चाचा का लड़का हुआ कि हमें बोला कि सन्नी भाई को मार रहा है उन्होंने, तो वो बेहोश पड़ा। तो मैं भागा आया तो उस बच्चे की हालत ख़राब थी, सर में चोट लगी हुई थी काफ़ी सारी। मैं उससे बोला बेटा सन्नी आ जा, उठा। अब वो मुझसे बच्चा कहाँ उठता जी। 2-3 लड़के यहाँ पे खड़े थे, उसको उठा के हॉस्पिटल लेके गया और वहाँ पे उसकी मृत्यु हो गई। 4 मार्च को हुई इस घटना में दोनों पक्षों को मिलाकर कुल 8 लोग घायल हुए थे और एक 26 वर्षीय तरुण की हत्या हुई थी। दूसरे पक्ष से भी हमने बात की और उन्होंने तरुण के परिवार से बिल्कुल अलग कहानी बयां की है। परिवार के अधिकतर सदस्यों की गिरफ्तारी के बाद 20 वर्षीय शाहीन, जो कि पढ़ाई करती हैं, उन्होंने घटना के दिन के बारे में बताया। मेरी बुआ के साथ हुआ था ये। मेरी बुआ शहरी का सामान लेने जा रही होती है, तो बीच में जब वो जा रही होती है तो बीच में एक लड़का है प्रिंस, उनका घर पड़ता है, वहाँ से पानी गिरता है। तब भी मेरी बुआ के ऊपर भी छींटे पड़ते, लेकिन मेरी बुआ इग्नोर करके आगे चली जाती है शहरी का सामान लेने के लिए। जब वो शहरी का सामान लेके वापस आती है तो उनके ऊपर गंदे पानी का गुब्बारा फेंक के मार देते हैं। मेरी बुआ थोड़े हल्ले करती है तो उसके घर वाले सारे बाहर आ जाते हैं। उसके घर वाले सारे बाहर आते हैं, उसके वो लड़के भी आते हैं, 4 जो ड्रंक थे, वो मेरी बुआ को जहाँ मर्जी बैड टचेस करते हैं। मेरी बुआ जब हल्ले करती तो मेरा भाई आता है, तब वो मेरे भाई के ऊपर भी हाथापाई करने लग जाते हैं। जब मेरा भाई आता है जब हाथापाई होने लगती है तो मेरे घर के बड़े पहुँचते हैं, उनके घर के बड़े भी पहुँचते हैं। कॉम्प्रोमाइज़ की बात चल रही होती है, बात समझा रहे होते हैं। पीछे से किसी ने तरुण को फ़ोन किया होता है, जिसमें तरुण 15 से 20 लड़के लेकर आता है, अपने साथ हथियारों के साथ आता है, जिसमें उसके पास हॉकी भी थी, रोड भी था, और वो बुलेट पे आया था, लड़कों के साथ ही आया था। वो लड़के भी ड्रंक थे। उन्होंने आते सीधे मेरे भाई के सर पे वार करा था। मेरे भाई को वही गिरते तोड़े पड़ने लग गए थे और मेरे घर के हर किसी शख्स पर उन्होंने सीधा सर पे वार किया था। जिसके सर पे वार किया सबके सब जमीन पे ढेर होके गिरने लग गए थे। बाकी जो भी दिखाया जा रहा है सब एक तरफी न्यूज़ है, सब झूठ पका जा रहा है और कुछ भी नहीं है। कोई 6 साल की बच्ची नहीं है, कोई 4 साल की बच्ची नहीं है, वो 20 साल का प्रिंस है जिसने गुब्बारा फेंका था। फैमिली वो प्रिंस की बीच में थी, तरुण की फैमिली से तो कोई मैटर ही नहीं था। तरुण को तो फोन करके बीच में बुलाया जाता है। ये जो हत्या का आरोप पे लगाया जा रहा है सरासर झूठ है।
सरासर सारे के सारे लड़के नशे में आए थे, उन्हीं के डंडा लगा है, उन्हीं का डंडा उनके भाई के सर पे लगा है, तरुण के, और उनने ही उसके सर पे डंडा मारा था, जो पड़ते वो बेहोश होके गिर गया। घटना के बाद इलाका पुलिस छावनी में तब्दील हो गया है। कॉलोनी के अधिकांश रास्तों को पुलिस बैरिकेडिंग से बंद कर दिया गया है। पुलिस ने अभी तक 14 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें से 2 नाबालिग हैं। हर एक इंसान, मेरे घर का हर एक मर्द जेल में है, और कुछों का तो हमें पता भी नहीं है कहाँ पे है, और जो मेरा सबसे छोटा भाई था उसको दूर ही पड़ रहे हैं, और उसको पता नहीं कहाँ लेके चले गए हैं वो लोग, हमें उसके बारे में खबर तक नहीं, वो कहाँ पे है। 2 नाबालिगों को पकड़े जाने की पुष्टि पुलिस ने भी की है। अधिवक्ता वृंदा ग्रोवर हमें बताती हैं कि किसी नाबालिग को पुलिस द्वारा पकड़े जाने के बाद अभिभावक को इस बात की जानकारी नहीं देना कि उसे कहां ले जाया जा रहा है, यह गैर कानूनी है। शाहीन का आरोप यह भी है कि मारपीट के बाद उनके परिवार ने एफआईआर दर्ज करवाने की कोशिश की थी, लेकिन आज तक कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुआ है। मेरी दादी और मेरी चाची गई थी दावड़ी मोड़ पुलिस स्टेशन पे ही, उनको बाहर से निकाल दिया कि जाओ, जो हम नहीं करते तुम्हारी एफआईआर, ऐसा कह के। हमारे जो मर्द हजरात थे जो गए थे एफआईआर कराने के लिए, भी उन्हें वहीं की वहीं से जेल भेज दिया गया। पुलिस को कॉल ही हमने करी थी, वो भी 7-8 बार कॉल की, जब वो आए हैं तब भी हमारे ही घर वालों को उठा के लेके गया है, उनको किसी भी नहीं कुछ बोला उनको। एक वीडियो में देखा जा सकता है कि जय श्री राम के नारे के साथ एक भीड़ शाहीन के घर में घुसकर तोड़फोड़ कर रही है, वहीं पुलिस मौन होकर सब कुछ देख रही है। हमारे घर में हमारी कार थी 2 हमारी कार थी, एक वैन थी, एक स्कूटी, एक बाइक, सब कुछ तबाह कर दिया उन्होंने, सब जला दिया। हमारे घर के अंदर आग लगाई उन्होंने उनको हक किसने दिया था घर के अंदर घुसने का? जब पुलिस ने हमारे बंदे अरेस्ट कर लिए थे तो उन्होंने घर क्यों हमारा तोड़ा? हमारे घर में सिर्फ हम औरतें थी, हमारी हिफाजत के लिए कौन था? पुलिस तो हिफाजत कर ही नहीं रही थी उस टाइम पे, वो भी क्राइम होते हुए देख रही है, घरों को तोड़ने दे रही है, वरना वो रोकती, सबको हिफाजत करती हमारे घरों की। जब शख्स हमारे घर के उन्होंने गिरफ्तार कर ही लिए थे तो हमारा सारा सामान, हमारे डॉक्यूमेंट्स, हमारे कैश, जेवर, हमारे घर में शादी थी, तैयारियां चल रही थी, सारा सामान जला दिया, हमें बेघर कर दिया, हम कहाँ जाएंगे? तरुण का परिवार और स्थानीय लोग बताते हैं कि तोड़फोड़ और आगजनी करने वाले लोग बाहरी थे। आगजनी से तो हमें कुछ पता नहीं है उसके बारे में, तो जी क्योंकि हम तो अपने दुख में इतने टूटे पड़े हैं कि हम तो अपने खड़े होने की भी और एक मतलब बदहसी की हालत है कि हम अभी तो हम अपने दिमाग से सही ढंग से काम भी नहीं ले सकते जी, ऐसी कंडीशन है। तो हमें तो पता ही नहीं कौन कहाँ से आ रहा है, क्या कर रहा है, इस चीज़ के बारे में हमें कुछ नहीं पता जी। 8 मार्च को एमसीडी ने आरोपी के घर का एक हिस्सा भी बुलडोज किया है। हमारे घरों को तोड़ा जा रहा है, हमारे घरों पे बुलडोजर चलाया जा रहा है, कहाँ का इंसाफ है? एक तरफ न्यूज सुन के दूसरे की तरफ को देखा ही नहीं जा रहा है, घरों पे बुलडोजर चलाया जा रहा है। ऐसा तो फिर बाकी जो घर है वो भी बिल्कुल हमारे बराबर ही बने हुए हैं, वो नहीं थे क्या ऐसे बेकार की जगह पे बना हुआ, मतलब ऐसी एक्स्ट्रा जगह पे बना हुआ जो हमने रोक रखी? क्या उन्होंने नहीं रोक रखी है? हमारा ही घर था, बाकी सारे घर हमारे बराबर में बने हुए हैं। हो सकता है कि अगर हम मुस्लिम ना होते तो हमारे घरों पे आज बुलडोजर भी ना चला होता, इतनी बात ही ना फैली होती आई थिंक। एमसीडी द्वारा आरोपी के घर के कुछ हिस्सों को बिना नोटिस बुलडोज किए जाने पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। वहीं एमसीडी ने सफाई दिया है कि अतिक्रमण के मामलों में नोटिस देने की आवश्यकता नहीं होती। सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर जस्टिस के खिलाफ सख्त टिप्पणी करते हुए कहा था कि किसी भी सभ्य न्याय व्यवस्था में बुलडोजर के जरिए न्याय नहीं किया जाता है। कानून के शासन के तहत यह पूरी तरह अस्वीकार्य है। साल 2024 में कोर्ट ने निर्देश दिया था कि किसी घर को गिराने से पहले यह प्रक्रियाओं को पूरा करना है, जिसमें सही से सर्वेक्षण करना, लिखित नोटिस देना और आपत्तियों पर विचार किया जाना आदि शामिल है। बुलडोजर की इस कार्रवाई पर अधिवक्ता संजय हेगड़े से हमने बात की। वो बताते हैं कि बुलडोजर की यह कार्रवाई पूरी तरह अवैध है। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस मौजूद हैं, लेकिन उनका पालन नहीं किया जा रहा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अब तक उसके उल्लंघन के लिए किसी के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई नहीं की है। तरुण का परिवार खटीक समाज से आता है। उनके पिता हेमराज का दावा है कि उनके परिवार के ऊपर हमला उनके पहचान की वजह से हुआ है।
वो लोग ऐसे भी कहते हैं कि तुम सब समाज वालों को, खटीक समाज के जितने भी लोग हैं, तुम्हें मार मार के यहाँ से भगाएंगे हम, और तुम हमारी बहन बेटियों के साथ मतलब वो कह रहे थे कि हमारे बच्चों के साथ मतलब गलत व्यवहार करेंगे। तो ये बात वो परिवार कह रहा था जिसने? हाँ, उनकी लेडी से ऐसे कह रही थी जी, गली मोहल्ले में बोल रही थी वो। आज से पहले क्या मतलब इस घटना के पहले कोई इस तरह की घटना हुई है यहाँ? वो लोग तो देखो जी, अगर उनका देखोगे तो उनकी आए दिन किसी ना किसी से झगड़ा होता रहता है यहाँ पे। जे कॉलोनी के कई स्थानीय लोगों से हमने बात की। उनका कहना था कि यह दो परिवारों के बीच का मामला था, जिसे बजरंग दल और अन्य संस्थानों द्वारा सांप्रदायिक बनाया जा रहा है। पुलिस का कहना है कि दोनों परिवार एक दूसरे को लगभग 50 साल से जानते हैं और इनका पहले भी आपस में झगड़ा होते रहा है। दो फैमिली है, दोनों ये आपस में आस पड़ोस में रहते हैं, आमने सामने घर है, तो इसमें दोनों ही फैमिलीज के अलग अलग जो समुदाय उनके काफी फैमिली उनके लोग रहते हैं। तो ये लोग दोनों फैमिली एक दूसरे को लगभग 50 साल से जानते हैं। ये मूल रूप से राजस्थान के रहने वाले हैं। इससे पहले ये जो राजेंद्र नगर का जो स्लम्स था वहाँ रहते थे, बट 2004 के बाद से ये यहाँ पे शिफ्ट हो गया है। तो इंक्वायरी के दौरान ये भी पता चला कि जैसे पड़ोसी के बीच में जो नॉर्मल होते रहते हैं इसमें कि पार्किंग को लेके झगड़ा, नॉट ए कम्युनल, तो वो भी पहले होता आया है। तो इसमें जो झगड़ा हुआ इनके जो बेसिकली बाय हैंड हुआ, और बाकी इसमें ये भी आया कि जो तरुण के चोट लगी तो जो लाठी थे उसके मारने से उसका हुआ है। हिंदू मुस्लिम का मामला तो ये होना ही नहीं चाहिए था, ना ये हिंदू मुस्लिम का मामला था, ये दो पड़ोसियों का ही मामला था। सिर्फ इसको बजरंग दल वालों ने ही हिंदू मुस्लिम का मामला बनाया। घटना के बाद से पीड़ित के घर दक्षिणपंथी संगठनों का आना लगा हुआ है। 7 मार्च देर शाम हमने देखा कि जे कॉलोनी के बाहर एक भीड़ देश के गद्दारों को गोली मारो जैसे नारे लगा रही थी। हालांकि पुलिस उन्हें तुरंत वहां से हटा दी थी। उत्तम नगर क्षेत्र में ही आयोजित हिंदू रक्षा दल नामक एक संस्था से जुड़े ललित शर्मा नाम का एक व्यक्ति खून की होली खेलने जैसे भड़काऊ भाषण देते हुए भी देखा गया है। ज्ञात हो कि ललित शर्मा मुस्लिम विरोधी भड़काऊ भाषण देने के लिए जाने जाते हैं। 26 वर्षीय तरुण डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स कर रहे थे। उनके पिता दीवार पेंट करने का काम करते हैं। उन्हें अपने बेटे से उम्मीद थी कि वो उनके बुढ़ापे का सहारा बनेगा। हम तो यही मांग करते हैं, उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए और हमारे जो बच्चे को उसको इंसाफ मिल जाएगा, उसकी आत्मा को शांति मिलेगी बच्चे की को। हम तो यही चाहते हैं, क्योंकि हमारा तो बच्चा अभी तरीके से जवान बच्चा था, हमारा बुढ़ापे का सहारा बनता है। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।